तो एक एक्शन पैक्ड, सुपर एक्साइटिंग और बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल आईपीएल 2025 का ऑक्शन का डे 1 हो गया है खत्म और हम वादे के मुताबिक सुबह सुबह आपके लिए सभी 10 टीमों की प्लेयर्स लिस्ट लेकर के आ गए हैं कि भाई किस टीम ने किसको खरीदा, किस टीम से कौन प्लेयर छूटा और उसके साथ साथ बहुत सारी महंगी बाइज रही, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बाइज रही, सबके बारे में बात होने वाली है। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सभी टीमों का बाकी बचा पर स्लॉट, ओवरसीज स्लॉट, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं और डे 2 में क्या हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो। जब डे 2 का ऑक्शन खत्म होगा अगले दिन इसी तरह सुबह सुबह हम सभी 10 टीमों की प्लेयर्स लिस्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। उसके बाद सभी टीमों का स्क्वाड रिव्यू, उसके बाद प्लेइंग 11, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले अगर लखनऊ सुपर जायंट्स से शुरू करें तो इन्होंने पूरी तरीके से इतिहास रच दिया और सरप्राइजिंगली 27 करोड़ में ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करके उनको बना दिया आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर। उसके बाद इन्होंने डेविड मिलर को 7.5 करोड़ में खरीदा, एडन मार्करम को 2 करोड़ की टीम में अपने शामिल कर लिया, मार्कस स्टोइनिस के रिप्लेसमेंट के तौर पर मिचेल मार्श को 3 करोड़ 40 लाख में खरीदा। उसके बाद आवेश खान को दोबारा इन्होंने खरीद लिया है एंड एज अ फिनिशर अब्दुल समाद को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और उसके बाद आर्यन जुयाल को भी इस टीम ने आखिरी में खरीद लिया अनकैप्ड खिलाड़ियों में से। सो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास इस वक्त विकेटकीपर बल्लेबाजों की भरमार है। उनके पास निकलस पूरन है, उनके पास अब ऋषभ पंत है, जो कि केएल राहुल पर अपग्रेड बहुत जरूरी था, लेकिन 27 करोड़ रुपए इस टीम ने ऋषभ पंत पर खर्चा किए। एंड आई एम श्योर जो लोग भी ऋषभ पंत की प्रोबेबल टीम्स की बात कर रहे थे, कोई केकेआर की बात कर रहा था, कोई आरसीबी, सीएसके की सबसे ज्यादा बात हो रही थी, पंजाब को लेकर के श्योरिटी थी, किसी ने दूर दूर तक लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में नहीं सोचा था। सो दैट वाज रियली रियली सरप्राइजिंग। उसके बाद ऋषभ पंत हो गए, डेविड मिलर को इस टीम ने खरीदा 7.5 करोड़ में और निकलस पूरन। तो टॉप 6 में 3 लेफ्ट हैंडर इस टीम ने अपने पाले में करके रखे हुए हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजी। और अब अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में बात करें तो देखो 12 प्लेयर इनके पास हो चुके हैं, जो इन्होंने निकलस पूरन, बदोनी वगैरह को रिटेन किया हुआ था, उसको मिला करके 8 इंडियन प्लेयर इनके पास हैं, 4 ओवरसीज प्लेयर इनके पास हैं। अभी भी 14 करोड़ 85 लाख इस टीम के पास बचा हुआ है। 13 स्लॉट अभी ये और फिल कर सकते हैं, जिसमें से 4 ओवरसीज स्लॉट भी इनके पास बचे हुए हैं, यानी कि कुछ ओवरसीज फास्ट बॉलर मेरे हिसाब से इनको लेने चाहिए। और उसके साथ साथ मैं देखना चाहूंगा कि नंबर 3 पर इस टीम की क्या स्ट्रेटजी है। क्या ये ऋषभ पंत के साथ ओपन करने वाले हैं, क्या एडन मार्करम को नंबर 3 पर खिलाने वाले हैं? क्योंकि मार्श और मार्करम में से आप किसी एक के साथ ओपन करोगे, मोस्ट लाइकली मार्करम के साथ मैं चाहता हूं कि ऋषभ पंत ओपन करें। उसके बाद नंबर 3 पर इनको एक प्लेयर चाहिए होगा, मे बी ये नीतीश राणा की तरफ जरूर देखेंगे। उसके बाद डेविड मिलर हो गए, आयुष बदोनी, निकलस पूरन। सो ये आपके टॉप 6 हो जाए और नंबर 7 पर आप अब्दुल समाद के साथ जाओगे एज अ फिनिशर। तो एक टॉप ऑर्डर प्लेयर मेरे हिसाब से एलएसजी को यहां पर चाहिए और कुछ फास्ट बॉलर्स भी चाहिए, क्योंकि इनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है। उसके बाद इस ऑक्शन में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बजट लेकर के उतरने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग रही। लेकिन जो चीज सरप्राइजिंग नहीं रही वो ये थी कि केकेआर के पुराने प्लेयरों के पीछे ये हाथ धोकर पड़े थे और इन्होंने फिल सॉल्ट को 11.5 करोड़ में खरीदा, जितेश शर्मा को 11 करोड़ की रकम में अपनी टीम में शामिल किया, लियम लिविंगस्टन को 8 करोड़ 75 लाख में खरीदा। उसके बाद जॉश हेजलवुड को 12 करोड़ 50 लाख में इस टीम ने अपनी शामिल किया, रशीद सलाम को 6 करोड़ दिए और कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर सूर्य शर्मा को भी 2 करोड़ 60 लाख में इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो देखो फिलिप सॉल्ट के पीछे ये जाने वाले हैं, इसमें किसी को शक नहीं था। विराट कोहली के साथ ये उनको पेयर करने वाले थे टॉप ऑर्डर विकेट कीपर के तौर पर। लियम लिविंगस्टन को इन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर फिनिशर और पेस हिटर के तौर पर रखा है। जितेश, जो कि दिनेश कार्तिक के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जा सकते हैं, उनके ऊपर 11 करोड़ आपको ज्यादा लग रहा होगा, बट इंडियन कीपर ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, आपको मिलने वाले नहीं थे। तो जितेश शर्मा पर भी इतनी रकम ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो तो आरसीबी ने इंडियन पेसर्स पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया। मतलब इन्होंने खलील के पीछे बहुत ज्यादा नहीं गए, नटराजन के पीछे ये जा सकते थे, उनके पीछे बहुत ज्यादा नहीं गए। सेम इज द केस विद आवेश खान ऑल्सो। और मेरे ख्याल से विजय कुमार वैशक भी आकर के 1 करोड़ 80 लाख में निकल गए, उनके पीछे भी नहीं गए। सो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। मैक्सवेल बहुत सस्ते में निकल गए, उनके ऊपर भी आरटीएम नहीं किया। तो आखिर आरटीएम करने का प्लान है किस पर रॉयल चैलेंजर्स
चैलेंजर्स बेंगलुरु का, ये भी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल इनके पास सिर्फ 9 प्लेयर बचे हुए हैं अभी, मतलब टोटल 9 प्लेयर इन्होंने खरीदा है, जिसमें से 6 इंडियन हैं और 3 ओवरसीज प्लेयर इन्होंने खरीद के रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा बजट इसी टीम के पास बचा हुआ है ऑक्शन के डे 2 में जाते हुए, दैट इज 30 करोड़ एंड 65 lakhs, और ये टोटल स्लॉट अवेलेबल जो है वो 18 है, यानी 18 जगह अभी ये और भर सकते हैं, और ओवरसीज स्लॉट जो है वो 5 अभी इनके पास और खाली हैं। क्या ये विल जैक्स की तरफ जाएंगे, क्या ये रीस टूपली की तरफ जाएंगे और वहां पर आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब ये आरटीएम का यूज करेंगे तो करेंगे किस पे। आई थिंक नीतीश राणा के पीछे ये जाने वाले हैं, तो विराट कोहली, सॉल्ट, नीतीश राणा, उसके बाद पाटीदार, उसके बाद जितेश, उसके बाद लियम लिविंगस्टन, ये इनका टॉप 6 होगा। फिर नंबर 7 पर इनको एक प्लेयर चाहिए होगा, अभिनव मनोहर की तरफ ये जा सकते थे, उस तरफ भी इन्होंने नहीं देखा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि क्या इनका प्लान है, क्योंकि मेन प्लेयर जो इनकी जगह भर सकते थे, जहां ये अपना बजट फ्लेक्स कर सकते थे, उस पर इन्होंने बहुत ज्यादा खर्च किया नहीं है। सो देखना पड़ेगा कि आरसीबी का आगे जाते हुए क्या प्लान है। उसके बाद इस ऑक्शन में सबसे कम बजट के साथ उतर रही राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेटजी देखने के लिए हम सभी परेशान थे, और राजस्थान रॉयल्स ने जोफ्रा आर्चर को 12 करोड़ 50 लाख में खरीदा, वनिंदु हसरंगा को 5 करोड़ 25 लाख में खरीदा, महीशा थीक्षणा को 4 करोड़ 40 लाख दिए, आकाश मधवाल को 1 करोड़ 20 लाख में खरीदा, और उसके बाद अनकैप प्लेयर में से कुमार कार्तिकेय को भी 30 लाख में इन्होंने खरीदने में कामयाबी हासिल की। एक टाइम पर जिस पर भी हाथ डाल रहे थे उससे हटना पड़ रहा था। ट्रेंट बोल्ट पर बहुत कोशिश की, जोफ्रा आर्चर पर इन्होंने बहुत कोशिश की, चहल पर भी कोशिश की, बट इनके पास इतना बजट था नहीं कि इन प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल कर पाए। बट एंड में मुंबई इंडियंस के साथ बहुत तगड़े बिडिंग वॉर में इंगेज हुए और जोफ्रा आर्चर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसके बाद अश्विन और चहल के डुओ को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, किससे? हसरंगा से और थीक्षणा से। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हसरंगा को आप अश्विन समझ लो, क्योंकि वो बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्पिन भी फेंकेंगे, और थीक्षणा को आप चहल समझ लो, ऑल्दो थीक्षणा इज अ लॉट बेटर। उसके बाद आकाश मधवाल के रूप में एक इंडियन पेसर इनके पास आया है, कुमार कार्तिकेय एक इंडियन स्पिनर इनके पास है, और संदीप शर्मा इन्होंने पहले अनकैप प्लेयर में रिटेन करके रखा हुआ था, तो 2 पेसर इनके हो गए। बट आई वाज थिंकिंग कि बाकी पेसर्स की तरफ भी ये जा सकते थे, बट बजट इतना था नहीं। अब इनके पास भी कुछ स्पेसिफिक पेसर्स आई एम श्योर होंगे इनके दिमाग में, जिनको ये टारगेट करने वाले हैं। मे बी आप इनको भुवनेश्वर कुमार की तरफ जाते हुए देखो, शायद दोबारा से कुलदीप सेन की तरफ जाएं। इन प्लेयर्स के ऊपर पास ये जाने वाले हैं। फिलहाल इनके पास 11 प्लेयर इनकी स्क्वाड में है, 7 इंडियन प्लेयर उसमें है, 4 ओवरसीज प्लेयर हैं। 17 करोड़ 35 लाख रुपीस इनके पास बचा हुआ है, और 14 स्लॉट अभी ये और भर सकते हैं, और ओवरसीज स्लॉट भी इनके पास पूरे के पूरे 4 खाली हैं। 4 भरे हैं, 4 खाली हैं। सो आई एम थिंकिंग कि जोफ्रा आर्चर का देखो बैकअप आपको चाहिए होगा। उसके बाद कुछ ओवरसीज बल्लेबाज आपको चाहिए होंगे, शायद दोबारा से रॉबर्ट पावल की तरफ देखें, शायद ग्लेन फिलिप्स की तरफ जाएं, शायद विल जैक्स की तरफ जाएं। इन प्लेयर के पास आप जाने की कोशिश करेगी राजस्थान रॉयल्स। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप इतना कम बजट लेकर के उतरे थे, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या ही हो सकती थी? जो मिल जाए वो रख लो। आपने स्पेंड कर सकते थे, आप एक प्लेयर पे बड़ा पैसा स्पेंड कर सकते थे, वो आपने जोफ्रा आर्चर पर कर दिया है, और अब बजट में परचेजेस यहां पर करने को देखेगी राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद जिस टीम ने आज सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो थी दिल्ली कैपिटल्स। देखो दिल्ली कैपिटल्स ऑक्शन में उतरे एंड दे हैव हैड वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन देयर माइंड, और पूरी क्लियर प्लानिंग करके आए थे कि क्या करना है। मिचेल स्टार्क को 11 करोड़ 75 लाख में खरीद लिया। आई थिंक अपने स्टेचर के हिसाब से 2-3 करोड़ कम ही मिल गए। केएल राहुल को 14 करोड़ में खरीदा है। दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग कि स्विच कर दिया ऋषभ पंत से उसको केएल राहुल। आई वाज होपिंग कि आरसीबी थोड़ा सा और हार्ड जाएगी केएल राहुल की तरफ, वो हार्ड नहीं गए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सस्ते में मिल गए, क्योंकि केएल राहुल को तो बोली लगानी नहीं थी पंजाब किंग्स पे, सीएसके ने भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सो केएल राहुल वहां पर 14 करोड़ में मिल गए। उसके बाद हैरी ब्रूक 2 करोड़, जेक फ्रेजर मैकगर्क 9 करोड़ आरटीएम से उनको लिया। उसके बाद टी नटराजन को 11.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। करुण नायर को 50 लाख में लिया। उसके पीछे का लॉजिक तो मेरी समझ में नहीं आता, बट दिस इज टिपिकल दिल्ली। समीर रिजवी वाज आल्सो अ वेरी चीप बाय, 95 लाख में वो मिल गए। आशुतोष शर्मा सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख रुपए में मिल गए। मतलब 8 करोड़ के नीचे आशुतोष शर्मा मेरी समझ से बाहर कैसे मिल गया। और उसके बाद मोहित शर्मा के रूप में एक एक्सपीरियंस पेसर भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। सो स्टार्क, नटराजन और मोहित शर्मा, 3 पेसर जो इन्होंने रिप्लेस किए हैं, जो इनके पास पहले पेसर्स हुआ करते थे, नॉर्किया, खलील टाइप के, उसको इन्होंने एक्सपीरियंस पेसर से यहां पर रिप्लेस किया हुआ है। हालांकि सभी इंजरी प्रोन है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर एज वेल, एंड उनके बैकअप्स इस टीम को चाहिए होंगे। उसके अलावा
जेक फ्रेजनबर्गर, केएल राहुल यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। क्या नंबर 3 पर आप करुण नायर को देख रहे हो? आई डोंट थिंक सो कि देखना चाहिए। मैं नंबर 3 पर अभिषेक पोरल के साथ जाऊंगा, जिनको आपने रिटेन करके रखा था। उसके बाद हैरी ब्रूक को आप खिला सकते हो, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स को आप खिला सकते हो, आशुतोष को आप खिला सकते हो, समीर को बीच में डाल सकते हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर स्पिन हिटर्स, और उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं। सो नंबर 8 तक बैटिंग आपकी सॉर्टेड हो गई है। 3 फास्ट बॉलर आपके पास हैं। अब आपको चाहिए यहाँ पर कुछ इंडियन फास्ट बॉलर्स और उसके साथ साथ कुछ बैकअप आपको बनाना होगा। तो जो 13 प्लेयर है अभी इनकी स्क्वाड में, 9 इंडियन प्लेयर उसमें से हैं, 4 ओवरसीज प्लेयर हैं, 13 करोड़ 80 लाख रुपए इनके पास बचे हैं। टोटल 12 स्लॉट इनके पास अभी खाली हैं और 4 ओवरसीज स्लॉट ये यहां पर भर सकते हैं। सो आई एम थिंकिंग कि देखो आपको शायद आपके पास देखो केएल राहुल हो गया, अभिषेक पोरल हो गया और ट्रिस्टन स्टब्स हो गया, तो 3 कीपर आपके पास हो गए। सो दैट इज सॉर्टेड। अब आपको यहां पर ये जो मोहित शर्मा, नटराजन, इनके बैकअप्स की जरूरत है और उसके साथ साथ अगर आपको एक चीफ बैकअप मिल जाए मिचेल स्टार्क का, तो वो आप ले सकते हो। आई थिंक नांद्रे बर्गर पर इनकी नजर होगी, स्पेंसर जॉनसन के ऊपर इनकी नजर होगी। सो दिल्ली कैपिटल्स पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ी सी बेटर जरूर नजर आ रही है और ये जरूर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर आप अभिषेक पोरल को नहीं खिलाते तो सिर्फ एक लेफ्टी है आपके टॉप 6 में, उसको आप जरूर यहां पर थोड़ा सा चेंज करना चाहोगे। क्या नीतीश राणा की तरफ जा सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और पड्डिकल अनसोल्ड गए हैं, उनको अगर आप दोबारा बुलाते हो तो उनकी तरफ भी आप जा सकते हो। उसके बाद चलते हैं पिछले साल की रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ, जिन्होंने इस बार कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग बाय किए। देखो सबसे पहले जो ईशान किशन का बाय है ना 11 करोड़ 25 लाख वाला, वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। मोहम्मद शामी को 10 करोड़ में खरीदा, हर्षल पटेल को 8 करोड़ में खरीदा, राहुल चहर 3 करोड़ 20 लाख, फिर एडम जैम्पा एज अ बैकअप, अभिनव मनोहर एक बहुत अच्छी बाय थी 3 करोड़ 20 लाख में, सिमरजीत सिंह एज अ बैकअप फास्ट बॉलर आपको 1.5 करोड़ में मिल गए और अथर्व टाइडे एज अ बैकअप बैट्समैन आपने 30 लाख में अपनी टीम में शामिल किया है। बट ईशान किशन के बाय से देखो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था, बिकॉज 2 लेफ्ट हैंडर आपके ओपनिंग करते हैं, अभिषेक एंड ट्रेविस हेड। उसके बाद आप नंबर 3 पर ईशान किशन को देख रहे हो, फिर नंबर 4 पे क्लासेन, फिर नीतीश रेड्डी, उसके बाद अभिनव मनोहर। तो ये यहां पर मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर लगा था। पैट कमिंस हो गए और उसके साथ साथ मोहम्मद शामी हो गए। ये आपके 2 बॉलर हैं, पैट कमिंस मिडिल ओवर इन्फोर्सर है, शामी ऑब्वियसली नए बॉल के साथ आएंगे। और उसके बाद आपने डेथ में गेंदबाजी करने के लिए यहां पर हर्षल पटेल को लेकर के रखा हुआ है। अब देखो सनराइजर्स हैदराबाद आप बोल सकते हो कि ऑक्शन अच्छा गया, बट कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से टीम थोड़ी सी डाउनग्रेड हुई है इन माय ओपिनियन। क्योंकि देखो अभिनव मनोहर की आपकी बाय अच्छी थी, उनको आप मिडिल ओवर में भी डाल सकते हो, स्पिन भी ठीक खेलते हैं, पेस का गेम भी उन्होंने अपना बहुत इंप्रूव किया है। तो नंबर 7 तक आपका सॉर्टेड है और अभिनव मनोहर को आपने रिप्लेस किया है यहाँ पर, मतलब अब्दुल समाद को आपने रिप्लेस किया हुआ है। बट सनराइजर्स हैदराबाद के देखो 13 प्लेयर है उनके पास, 9 इंडियन है, 4 ओवरसीज हैं और सिर्फ 5 करोड़ 15 लाख रुपए बाकी हैं। सो बजट बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। अभी 10 स्लॉट आपके पास खाली हैं, 4 ओवरसीज स्लॉट खाली हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ओवर स्पेंडिंग यहां पर जरूर हो गई है सनराइजर्स हैदराबाद से। आई विल थिंक कि शामी और हर्षल पटेल और ईशान किशन पे इतना स्पेंड करने की इनको टू बी रियली ऑनेस्ट जरूरत नहीं थी। क्लासेन आपके पास थे ही, आपको एक बैकअप कीपर चाहिए था, वो आपको सस्ते में मिल सकता था। आगे जाते हुए काफी सारे प्लेयर अभी आने बाकी भी हैं ओवरसीज के। सो आई थिंक वहां पर थोड़ी सी ओवर स्पेंडिंग हो गई और अब आपको बैकअप फास्ट बॉलर्स लेने में दिक्कत आएगी बिकॉज बजट है नहीं आपके पास। सो ये सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेटजी से मैं थोड़ा सा शॉक जरूर हुआ हूं, बट आई थिंक उन्होंने जरूर, अगर उनके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक प्लेयर हो तो मैं नहीं बता सकता, अदरवाइज थोड़ा सा डाउनग्रेड जरूर हुआ है पिछले साल से। उसके बाद चलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ, जहां पर नूर अहमद पर इन्होंने 10 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया और एक्सपेक्टर अपनी टीम में लिया। रविचंद्रन अश्विन को 9 करोड़ 75 लाख दिए, डेवन कॉनवे को दोबारा अपनी टीम में शामिल किया 6.25 करोड़ में, खलील को 4 करोड़ 80 लाख दिए, रचिन रविंद्र को 4 करोड़ में फिर से ले लिया, राहुल त्रिपाठी की एक अच्छी बाय इनको मिली 3 करोड़ 40 लाख में, एंड सरप्राइजिंगली विजय शंकर को 1 करोड़ 20 लाख में इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया, उन पर 1 करोड़ 20 लाख खर्चा करके। अब विजय शंकर का क्या रोल है इस टीम में वो तो अब आईपीएल देखकर ही पता चलेगा, बिकॉज शिवम दुबे ऑलरेडी इनके पास थे, वो भी बॉलिंग नहीं करते हैं, इंपैक्ट प्लेयर का रूल था।
सो ऑलराउंड वो देख करके तो नहीं लिया होगा, क्या वो तमिलनाडु टाइप का कनेक्शन कुछ है, मे बी नॉट, आई कांट रियली से एनीथिंग राइट नाउ, बट अपनी पुरानी छवि बनाने की यहाँ पर कोशिश है। कॉनवे, ऋतुराज, राहुल त्रिपाठी ये आपके टॉप 3 हो जाएंगे। उसके बाद मैक्सवेल को लेने की थोड़ी कोशिश की थी, ज्यादा पैसा उन पे खर्च नहीं किया। लियम लिविंगस्टन को लेने की कोशिश की थी, जैसे कि हमने प्रेडिक्शन की थी, उन पर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। सो अभी आपके स्पिनर्स अच्छे बन गए हैं। नूर अहमद आपके पास हैं, अश्विन की घर वापसी हो गई है, सो ये 2 आपके स्पिनर्स हो गए। उसके बाद पाथिराना आपके पास हो गया, जडेजा आपके पास हो गया। उसके अलावा मुझे इस टीम में कुछ दिख नहीं रहा है। खलील अहमद अच्छी बात है, तो पाथिराना, खलील हो गए और उसके बाद 2 स्पिनर हो गए, तो ये आपके 16 ओवर तो हो गए, बट 2 बॉलर आपको अभी और यहाँ पर लेने होंगे। एंड रिटेंशन में भी ऐसा कुछ खास था नहीं। सो अभी इनके पास 12 प्लेयर हैं, 8 इंडियन हैं, 4 ओवरसीज हैं, 15 करोड़ 60 लाख रुपए इनके पास हैं, 13 स्लॉट अभी अवेलेबल हैं और 4 ओवरसीज स्लॉट अभी इनके पास खाली पड़े हुए हैं। सो सबसे पहले तो कुछ फास्ट बॉलर्स लेने होंगे और पाथिराना का बैकअप लेना होगा, बिकॉज पाथिराना अगर इंजर्ड हो जाएंगे तो आपके कायदे के एल लग जाएंगे। सो वो चीज यहां पर करनी होगी। और मिडिल ऑर्डर में फिनिशर की जरूरत है भाई। जडेजा पे आप डिपेंड हो नहीं सकते, धोनी पे आप डिपेंड हो नहीं सकते। सो एक फिनिशर की जरूरत है, इसीलिए ये लियम लिविंगस्टन के पीछे गए थे। कल मुझे लगता है ये ग्लेन फिलिप्स की तरफ जा सकते हैं, लास्ट ऑप्शन इनके पास बचा हुआ है। कोई इंडियन प्लेयर भी इन्होंने नहीं लिया है, जैसे अगर ये आशुतोष लेते, अभिनव मनोहर लेते या समाद भी ले लेते तो मुझे थोड़ा कुछ समझ में आता कि हाँ कुछ तो प्लानिंग है यहाँ पर। बट टॉप 3 सॉर्टेड है, 4 पे दुबे आएंगे, उसके बाद धोनी जडेजा है, बट वो बीच में जो एक फिनिशर वाला मामला है ना, जैसे लियम लिविंगस्टन टाइप का प्लेयर होता या मैक्सवेल ही होता, आई थिंक ग्लेन फिलिप्स की इस टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो आपको एक बैकअप कीपर का भी ऑप्शन दे देंगे अगर इनकेस मान लो आपको ज़रूरत पड़ गई, और आपके लिए अच्छी फिनिशिंग का रोल भी करेंगे और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते हैं, तो सीएसके में वो आराम से फिट भी बैठेंगे। उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये मेगा ऑप्शन बहुत ज़्यादा टफ था, बिकॉज बजट उनके पास ज्यादा था नहीं। ऑल दे कुड डू वाज जस्ट सिट अराउंड एंड वॉच देयर प्लेयर्स गो टू अदर टीम। हालांकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बाय की और वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए में उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। इनफैक्ट 23 करोड़ 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। उसके अलावा क्विंटन डिकॉक के साथ जो केकेआर ने किया ना, वो मुझे बहुत पसंद आया, वो बहुत ही शाणा मूव था। उसके बाद इनको गुरबाज भी 2 करोड़ में मिल गए, रघुवंशी पर 3 करोड़ रुपए इनको वापस मिल गए, मार्कंडे को इन्होंने ले लिया है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सुयश शर्मा जिनको आरसीबी ले गई। अंड्रेक नॉर्किया को 6 करोड़ 50 लाख में लिया है। आई नो कंट्रोवर्शियल बाय है, बट उस टाइम केकेआर के पास ऑप्शन ज्यादा थे नहीं, और वैभव अरोड़ा भी सस्ते में आपको मिल गए। तो देखो वेंकटेश अय्यर का मूव जो है बहुत कंट्रोवर्शियल मूव है, ओवर प्राइस ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, हर कोई बोल रहा है कि गलती कर दी, बट मैं दोनों चीज यहां पर बोलूंगा, ओवर पे है, ओवर प्राइस है। कोई भी प्लेयर आपके बजट का 20% डिजर्व नहीं करता, चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे कोई भी हो। सिर्फ 2 प्लेयर जो 18-20 करोड़ के करीब आप एक बार सोच सकते हो, वो है हार्दिक पांड्या और राशिद खान। इसके अलावा नोबडी इन द एंटायर वर्ल्ड डिजर्व दिस काइंड ऑफ मनी, बट इट इज व्हाट इट इज अकॉर्डिंग टू द ऑक्शन डायनामिक्स। ये यहां पर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, यहां पर आप ड्राफ्ट नहीं कर रहे हो, ये ऑक्शन है। एंड आई गेट इट कि केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को क्यों लिया है, क्योंकि आप केएल को नहीं लिया, आपने नहीं लिया ऋषभ पंत को, श्रेयस को भी आपने 10-11 करोड़ तक टारगेट किया, फिर आपने कहा नहीं बन नहीं पा रहा है, हमारे बाकी प्लेयर हमसे छिटक जाएंगे। एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि आरसीबी इतना बोली बढ़ा देगी, और एक बार जब आपकी क्रीमी प्लेयर की लेयर निकल गई थी, आप जाने नहीं देना चाहते थे वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि देखो नीतीश का आज नंबर नहीं आया, कोई ठिकाना नहीं था, आप नीतीश को ले पाते नहीं ले पाते, कैसे डायनामिक बनती। सो आई थिंक वेंकटेश अय्यर की लॉयल्टी यहां पर प्रूव की है केकेआर ने कि वो उनकी तरफ लॉयल है, वेंकटेश को वो अपनी टीम में चाहते हैं। क्लच प्लेयर है, 2021 केकेआर के फैंस भूल गए, पिछले साल का क्वालिफायर वगैरह सब भूल गए, कितनी जगह केकेआर फंसी होती थी और वो आकर के पार्टनरशिप लगाते थे। एंड रिमेंबर कि 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले शुभमन गिल के ऊपर वेंकटेश अय्यर को 8 करोड़ में रिटेन किया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, इफ यू रिमेंबर दैट। So they always rated वेंकटेश अय्यर very very highly and I am happy कि श्रेयस अय्यर की जगह वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया है। I would pick in my T20 team वेंकटेश अय्यर any day over श्रेयस अय्यर। So it was a controversial move, yes it was an overpay but I get it why KKR did that। उसके बाद 12 प्लेयर इनके पास हैं, 7 इंडियन हैं, 5 ओवरसीज हैं, 10 करोड़ इनके पास बचा हुआ है, 13 स्लॉट अवेलेबल है, 3 ओवरसीज प्लेयर इनको चाहिए। अब इनको जरूरत क्या है, देखो सबसे पहले तो इनको एक
अच्छा बैकअप चाहिए नॉर्किया का, या अगर आप नांद्रे बर्गर, स्पेंसर जॉनसन, जेराल्ड कोजिया टाइप बॉलर ले लेते हो तो वो पहले भी खेल सकता है नॉर्किया से। कोई ये नहीं है कि आपको नॉर्किया को ही खिलाना है। अगर आप एक आपको ओवरसीज प्लेयर चाहिए, एक ओवरसीज फास्ट बॉलर चाहिए, एंड आई थिंक रसल का एक बैकअप आपको यहाँ पर जरूर लगेगा, क्योंकि बैटिंग देखो सॉर्टेड लग रही है। क्विंटन डी कॉक पहले आए फिल सॉल्ट से, केकेआर ने 60 से अंदर कर लिया, क्योंकि वो जान गए थे कि वेंकी को लेने के बाद अब सॉल्ट मिलना मुश्किल है, और इसीलिए सॉल्ट सस्ते में चले गए। आई वॉज थिंकिंग कि मे बी 15 तक जाएगी सॉल्ट की बोली, बट वो आरसीबी को सस्ते में मिल गए। मे बी केकेआर कुड हैव पुश्ड अ लिटिल बिट मोर फॉर फिल सॉल्ट, यू नेवर नो कि क्या होता। आरसीबी का वैसे भी कुछ खास मूड था नहीं प्लेयर लेने का, बट आई थिंक क्विंटन डी कॉक द मोस्ट एबल बैकअप दैट यू कैन गेट। उसके बाद गुरबाज भी आपको मिल गए बेस प्राइस पे। सो आई थिंक चीजें थोड़ी सी सॉर्टेड हो गई कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, बट हाँ रसल का बैकअप और उसके साथ साथ कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स की अभी भी इनको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो भाई गए तो ये सबसे ज्यादा बजट के साथ थे, लेकिन मार्की प्लेयर का सेट खत्म होने से पहले ही ये सबके बराबर आ गए थे। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्पेंडिंग की थी। देखो श्रेयस अय्यर को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया 26 करोड़ 75 लाख में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले इन्होंने अर्शदीप सिंह को खैर रिटेन किया था 18 करोड़ में, आरटीएम मतलब जो इन्होंने यूज किया। फिर यूजी चहल को भी इन्होंने 18 करोड़ दे दिए, तो 54 करोड़ 44 करोड़ जो भी मैच तुम लगा लो वो इन्होंने वहीं घुसेड़ दिए। उसके बाद इन्होंने मार्कस स्टोइनिस को 11 करोड़ दिए, 4 करोड़ 20 लाख में। मैक्सवेल फिर से बेचारे पंजाब किंग्स में फंस गए हैं। उसके अलावा नेहल वधेरा को 4 करोड़ 20 लाख दिए, विजय कुमार वैश्य को खरीदा और यश ठाकुर को खरीदा, विष्णु विनोद को खरीदा एज अ बैकअप कीपर। सो अभी पंजाब किंग्स का देखो आपको देखने में कुछ बड़े नाम जरूर दिखेंगे। यहाँ पे मैक्सवेल दिखेगा, स्टोइनिस दिखेगा, क्योंकि पॉन्टिंग वहां पे तो ऑजी दिखने ही दिखने थे। फिर आपको श्रेयस अय्यर दिखेगा, आपको लगेगा भाई, फिर आपको एक अर्शदीप सिंह दिखेगा, फिर आपको एक यूजी चहल दिखेगा। आपको लगेगा कि भाई टीम तो बन रही है, बट क्या टीम बन रही है? देखो शशांक और नेहल वधेरा को ये एज अ फिनिशर यूज करने वाले हैं, ये बात तो तय हो गई। तो वो आपको 6-7 ऐसे दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग कौन करेगा? क्या आप मैक्सवेल को नंबर 4 पर खिलाओगे, श्रेयस को नंबर 3 पर खिलाओगे, स्टोइनिस को 5 पर खिलाओगे, फिर शशांक को 6 पर खिलाओगे, वधेरा को 7 पर खिलाओगे? प्रभ सिमरन सिंह के साथ ओपन कौन करेगा? ये एक अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। सो आपने ओपनर अभी नहीं लिया है, तमाम प्लेयर निकल गए हैं, वो सबसे पहले आपको वहां पर सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद फास्ट बॉलर्स में क्या है आपके पास? एक आपके पास यश ठाकुर हैं, एक आपके पास विजय कुमार वैश्य हैं, और एक आपके पास स्पिनर है हरप्रीत ब्रार। आई एम नॉट श्योर आई एम मिसिंग एनीवन। सो अब आपकी बॉलिंग अटैक क्या है? आपके पास 12 प्लेयर हैं, 10 इंडियन हैं, 2 ओवरसीज हैं, 22 करोड़ 50 लाख रुपए आपके पास बचे हुए हैं। 13 स्लॉट हैं और 6 ओवरसीज स्लॉट है। अब आप वो 6 ओवरसीज स्लॉट किससे भरने का प्रयास करने वाले हो? क्योंकि प्लेयर तो सारे निकल गए। आपने चहल वहल पे इतनी ओवर स्पेंडिंग कर दी, चहल 18 करोड़ के कैसे हैं? मतलब मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। मतलब पूरा पंजाब वाला ऑप्शन था, सब कुछ बदल गया, ओनरशिप इधर से उधर हो गई, और जो है मैनेजमेंट बदल गई, पंटर आ गए, सब कुछ हो गया। टीम नहीं आपकी बदल रही, हरकतें आपकी वही हैं। 3 बाय आपने ऐसी इतनी बड़ी कर दी कि मार्की प्लेयर खत्म होते होते आप सबके बराबर आ गए थे। उसके बाद आप लियम को नहीं ले पाए, फिर आप जितेश को भी नहीं ले पाए दोबारा से। किसी तरह आपने हरप्रीत ब्रार को अपनी टीम में शामिल किया। सो बहुत ज़्यादा वर्क करना है पंजाब किंग्स को, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर वो क्या करने वाले हैं। कौन किसको आप ओपनर लेने वाले हो? क्या प्रभ सिमरन सिंह को आप किसका फिर बैकअप में किसको लेने वाले हो बैट्समैन को? बॉलिंग क्या आप ये इनएक्सपीरियंस अनकैप्ड इंडियन बॉलर से गेंदबाजी करवाने वाले हो? प्रसन्न कृष्णा, सिराज, नटराजन, शामी सब आकर के निकल गए, आप किसी को नहीं खरीद पाए। सो आई एम रियली नॉट श्योर पंजाब किंग्स क्या करने वाली है, एंड आई थिंक पंजाब ऑल्सो डोंट नो कि वो क्या करने वाले हैं। उसके बाद गुजरात टाइटंस की तरफ अगर हम चले तो बहुत अच्छा शेप ले रही है इनकी स्क्वाड, एंड टिपिकल जीटी टाइप का ऑप्शन था ये। 14 सबसे पहले तो इन्होंने जॉस बटलर को 15 करोड़ में खरीदा, दैट वाज एन एक्सीलेंट बाय। 15 करोड़ 75 लाख में आई थिंक जॉस बटलर फिट्स ब्रिलियंटली इनटू दिस टीम। उसके बाद 12 करोड़ 25 लाख में इन्होंने खरीदा मोहम्मद सिराज को, 10 करोड़ 75 लाख में रबाडा को खरीदा, 9 करोड़ 5 लाख में प्रसिद्ध कृष्णा को खरीदा। आई थिंक फास्ट बॉलर्स में थोड़ी सी ओवर स्पेंडिंग हो गई। उसके बाद महिपाल लोमरोर, निशांत संधू, कुणाल कुशाग्रा, अजुज रावत, मानव सुथार, इन प्लेयर्स को इन्होंने खरीदा है। सो राशिद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, तेवतिया, शाहरुख इन्होंने रिटेन किए थे, ठीक है।
तो अब इनके जो ओपनिंग है गिल और बटलर एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सो वो एक टॉप क्लास जोड़ी। फिर नंबर 3 पर आपने साई सुदर्शन को रखा है। उसके बाद आप यहाँ पर नंबर 4 पर महिपाल लुमरोर को खिला सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर शाहरुख खान को भी पिछले साल इन्होंने ट्राई किया था, तो शाहरुख खान हो गए, तेवतिया हो गए, इनको आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। आई थिंक लुमरोर को भी आप बीच में डाल सकते हो एज अ लेफ्ट हैंडर। उसके बाद राशिद खान आपके हो गए। सो आई थिंक एक अच्छा शेप ले रही है, लेकिन जो पेसर्स हैं रबाडा, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये शुरुआती 10 ओवर के ज्यादा बेटर दिख रहे हैं। मतलब अहमदाबाद की कंडीशन में नया बॉल मूव करेगा, थोड़ा सा बाउंस होगा, सो वहां पर आपके काम आएगा, लेकिन डेथ में कौन गेंदबाजी करेगा? डेथ का आउट एंड आउट बॉलर मुझे इस टीम में नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये एक बड़ा चैलेंज होगा गुजरात टाइटंस के सामने। फिलहाल इनके पास 14 प्लेयर है, 11 इंडियन है, 3 ओवरसीज हैं, 17.5 करोड़ रुपए अभी भी बचे हुए हैं। टोटल अभी 11 स्लॉट ये और भर सकते हैं और 5 ओवरसीज प्लेयर भी अभी ये ले सकते हैं। सो क्या किसी को एज ए डेथ बॉलर ये टारगेट करने वाले हैं और डेविड मिलर इनसे छिटक गए हैं, तो उस रोल को कौन पूरा करने वाला है गुजरात टाइटंस के लिए? आई थिंक डेविड मिलर का जाना इनके लिए एक बड़ा झटका था। सो उस रोल को ये किससे पूरा करवाने वाले हैं? क्या आप यहाँ पर विल जैक्स की तरफ देख रहे हो, या फिर कोई और ऑलराउंडर है जो अभी मेरी नज़र में नहीं आ रहा है? मार्को येंसन एक ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, वो 8 वाट के करीब आकर के बॉलिंग कर सकते हैं, बट फिर डेथ बॉलिंग आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। डेथ बॉलर में आप किसको देख रहे हो? क्या आप भुवनेश्वर कुमार को लेने वाले हो? मोहित शर्मा भी चले गए, टी नटराजन भी चले गए जिनको आप ले सकते थे, आवेश खान भी चले गए जो कि प्रोबेबल आप ले सकते थे। सो अब कोई बॉलर ऐसा बचा नहीं है जिसको आप एज एन आउट एंड आउट डेथ बॉलर यहाँ पर गिन सको। सो आप क्या प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज इन सबसे, रबाडा, इन सबसे डेथ बॉलिंग करवाने वाले हो? सो आई थिंक डेथ बॉलिंग एंड मिडिल ऑर्डर बैटिंग, जो ओवरसीज खास करके एक मिडिल ऑर्डर बैटर है, उसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है गुजरात टाइटंस को। और एंड में अगर हम चले मुंबई इंडियंस की तरफ, तो बहुत ही चिल सेशन रहा भाई मुंबई इंडियंस का। इन्होंने कुछ नहीं खरीदा, इन्होंने यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट पर 12.5 करोड़ खर्चा किए, उनको दोबारा अपनी टीम में शामिल कर लिया है। नमन धीर को 5 करोड़ 25 लाख इन्होंने दिए, और उसके बाद रॉबिन विंस को 65 लाख में खरीदा, और कांत शर्मा एज ए स्पिनर इन्होंने 50 लाख में खरीदा। कुछ इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए। हसरंगा पे एज ए स्पिनर इन्होंने थोड़ी बहुत बोली लगाई, खींच लिया। आई थिंक थीक्षणा पर भी बोली लगाई थी, खींच लिया। जैम्पा वगैरह में ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे। अभी 9 ही प्लेयर हैं इनके पास, 8 इंडियन प्लेयर हैं, सिर्फ 1 ओवरसीज प्लेयर इन्होंने लिया है। 26 करोड़ इनके पास बचे हुए हैं, 26 करोड़ 10 लाख, और 16 स्लॉट खाली हैं, 7 ओवरसीज स्लॉट इनके पास खाली हैं। ईशान किशन चले गए, डी कॉक चले गए, फिल सॉल्ट चले गए। अब आप कीपर किसको लेने वाले हो? रॉबिन विंस आपने कीपर लिया है, वो भी दिखाने के लिए लिया है, मतलब कि हाँ चलो ठीक है कीपर हम ले लेते हैं, ये वाला मामला रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ 65 लाख में मिल गए आपको। सो अब आप कीपर किसको लेने वाले हो? आर्चर की तरफ आप बहुत जोर लगा रहे थे, वो आप ले नहीं पाए, तो ट्रेंट बोल्ट आपने ले लिया। उसके अलावा आपने किसी पर जोर लगाया नहीं, मेन प्लेयर चले गए। सो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि 26 करोड़ किस पर खर्च करने वाली है मुंबई इंडियंस, और 7 ओवरसीज स्लॉट मुंबई कैसे भरने वाली है। लो, मुंबई के साथ आप ये हरकतें एसोसिएट नहीं करते पीबीकेएस वाले। सो व्हाट आई थिंक इज दे डेफिनेटली हैव अ प्लान, दे डेफिनेटली हैव सम प्लेयर्स इन देयर माइंड। अब देखो मिडिल ऑर्डर तो पैक है पूरा, तिलक, स्काई, हार्दिक, ठीक है, तो वहां पर ये नीतीश राणा टाइप के प्लेयरों का तो अब कोई काम है नहीं। सो और एक कीपर इनको चाहिए। सो आई एम थिंकिंग कि रायन रिकल्टन के पीछे ये जाने वाले हैं, मे बी सैम करन के पीछे ये जाने वाले हैं। अदरवाइज आई डोंट सी एनी अदर प्लेयर्स इनके पास ये बोली लगाएंगे। मे बी ग्लेन फिलिप्स की तरफ ये जा सकते हैं, तो वो नंबर 6 पर एक अच्छे फिनिशर का रोल इनको करके दे सकते हैं। और बाकी कृणाल पांड्या की तरफ हो सकता है ये जाए। आपके दिमाग में कोई प्लेयर आ रहा हो तो मेरे को जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। अदरवाइज मुंबई इंडियंस की स्ट्रेटजी मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रही है। सो ये था आईपीएल 2025 के ऑक्शन के डे 1 की पूरी कहानी। आपकी फेवरेट टीम ने कैसे किया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। जैसे ही डे 2 खत्म होगा उसके बाद पूरी एक डिटेल वीडियो आपके लिए आ जाएगी सभी 10 टीमों की, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। उसके बाद सभी 10 टीमों का स्क्वाड रिव्यू भी आएगा। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।